थोड़ा अपने आप को ह्यूमन माने, क्योंकि जब हम गिल्ट में घुस जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम कोई सुपर ह्यूमन है जिससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक्स हमें अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गलती हो गई मुझसे वो समझने का मौका दें। और कहीं ना कहीं गिल्ट इज ऑल्सो एक साइन होता है गुड हार्ट का, पता नहीं मैं ऐसा बिलीव हाँ करती हूँ डेफिनेटली, कि अगर आप ऑनेस्ट हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू आर मैच्योर। you know, I genuinely feel that this world is a difficult place for good people in a way that they only feel all these things. Yes. जो थोड़े लोग ये इमोशंस नहीं फील कर पाते उनके लिए तो उनको लाइफ फर्क आसान नहीं है, पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो थोड़ी आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है जब आप ज्यादा वो लोग समझते हैं blame चीज़ों game को। करके मूव ऑन हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हर चीज़ का अपना फायदा ना, वो उस टाइम पे तो मूव ऑन हो जाते हैं बट बाद में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं बिगर सिचुएशंस ऑफ लाइफ में। जो बहुत एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट ही मिलते हैं, तभी तो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो खुद को सामने वाले की स्टेट में रखकर देख पा रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बहुत आसान है कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया तो मेरा ऐसा करना जस्टिफाइड है बोलना। लेकिन ये उस समय महसूस कर पाना कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, या उनके साथ ये हुआ, या आज उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये समझ पाना एक बहुत ही अवेयर इंसान कर पाएगा जो इमोशनली अवेयर होगा। तो एम्पैथी, वल्नरेबिलिटी, कंपैशन, ये क्वालिटीज़ हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की। लोग बहुत ही इजीली इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को चूज करते हैं। सच्चाई ये है कि आप अट्रैक्ट वही करते हैं जो आप खुद होते हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे यूजुअल टॉपिक से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम इमोशनल वेलनेस को टच करने वाले हैं। अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि इमोशंस एक बहुत ही पावरफुल टूल है खुद से कनेक्ट करने का। आज के इस डिस्कशन में हम इमोशंस को गहराई से समझेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग रिश्तों को बेटर कैसे बनाती है, क्यों हम इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को पसंद करते हैं, कैसे इमोशंस हमारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, और क्या इमोशंस हमारी पास्ट लाइफ से भी आते हैं। और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़ी हैं जो कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस कोच और माइंडफुलनेस कोच भी हैं। आई वेलकम शोभा राणा जी। वेलकम टू स्पीकिंग ट्री मैम। हाय रंगोली, नाइस टू मीट यू। सेम है मैम। तो मैम, सिंस आज हम इमोशंस की इतनी बात करने वाले हैं तो मैं सिंपली पूछना चाहूँगी, क्या इमोशन फील कर रही हैं आप, कैसा लग रहा है आपको, कैसी वाइब लग रही है यहाँ की? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पीकिंग ट्री के मैं आर्टिकल्स पढ़ा करती थी बचपन में जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और मेरा बचपन रहा काफ़ी न्यूज़पेपर्स पढ़ने को लेकर। मतलब सुबह उठते ही हम टाइम्स ऑफ इंडिया घर पे भी आया करता था, और स्कूल में मैंडेटरी होता था आपको न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करना, तो वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया ही था। और जो स्पीकिंग ट्री का जो सेक्शन था वो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही ऐसा सेक्शन जो नए आइडियाज़ आपके लिए खोलेगा, जो नए आउट ऑफ द ब्लू टॉपिक्स के बारे में बात करेगा, वैसा एक कॉलम हुआ करता था। तो मैं ज़रूर उसको पढ़ती थी। और आज स्पीकिंग ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर कितने साल हो गए, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ 2000, अर्ली 2000, लेट 90s की बात कर रही हूँ, और आज 20-25 साल बाद उसी प्लेटफॉर्म पर आकर बात करना, तो मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन। आई डोंट नो, कुड बी। ओके, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी इस पॉडकास्ट की इस सिंपल से सवाल के साथ कि इमोशंस हैं क्या वास्तव में? क्या ये वो फीलिंग्स हैं जो हम फील करते हैं, या हमारा मूड है? बेहतर हम कैसे समझ सकते हैं इमोशंस को? इमोशंस को अगर लेमैन टर्म्स में बोले तो आप फीलिंग्स कह सकते हो। इमोशंस बेसिकली आपकी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल एंड एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है, एक बायोकेमिकल, जो कि फिजियोलॉजी आपकी बॉडी में कुछ बदलाव होते हैं जब आप एक इमोशन फील करते हैं। जब आप लव फील करते हैं तो कुछ तरह का हार्मोनल प्ले होता है बॉडी में, कुछ तरह का हार्मोनल सिक्रीशन होता है। जब आप एंगर फील करते हैं तो कुछ अलग तरह की बायोकेमिस्ट्री होती है बॉडी में। तो ये तो है बॉडीली लेवल पर, एंड एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल पर, जिसे आप फीलिंग के तौर पर समझते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप अच्छा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं। तो इमोशंस आर बेसिकली अ बायोकेमिकल and a psychological reaction of your body to an external or an internal situation. External मतलब आसपास कुछ ऐसा हो गया, जैसे मानिए परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई तो आप कुछ फील करेंगे,
जॉब में कुछ टेंशन है या बॉस ने कुछ डांट लगा दी तो आप कुछ फील करेंगे, दैट कुछ इज़ एन इमोशन जो आप फील कर रहे हैं. इट कैन बी एंगर, इट कैन बी जेलसी, इट कैन बी फ्रस्ट्रेशन. और ये तो हुआ एक्सटर्नल स्टिमुलस जो आपके बाहर से आ रहा है, आउटर वर्ल्ड से आ रहा है. इमोशन आपके इनर वर्ल्ड से भी आते हैं. जब इंटरनली आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने कुछ डिसीजंस के बारे में कुछ सोचते हैं, अपने रिश्तों के बारे में कुछ सोचते हैं, तो आप अंदर से कुछ फील करते हैं. दैट कुछ फीलिंग इज़ एन इमोशन. So emotion can be internal stimuli driven or an external stimuli driven, but it's a biochemical and a physiological and a psychological change in your body. तो जैसा कि आपने डिफरेंट इमोशंस की बात की, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इमोशंस होते हैं, जैसे जेलसी, हेट, इनसिक्योरिटी. तो इन डिफरेंट इमोशंस की थोड़ी हमें फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस बताइए. ऐसा बोलते हैं ना कि लव इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. हाँ, अगर हम इमोशंस की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कंसेप्चुअली जो इमोशंस आपको नेगेटिव फील कराते हैं, आपको भारी फील कराते हैं. भारी चीज़ कैसा होता है, नीचे की तरफ जाती है. अगर आप समुद्र में एक पत्थर पे बांध के कोई चीज़ फेंको या कोई भारी चीज़ फेंको तो नीचे जाती है. तो जो भारी इमोशंस होते हैं जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, नकारात्मक फील कराते हैं, लोडेड फील कराते हैं, परेशान फील कराते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है. और जो इमोशन आपको लाइट फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं, अपने बारे में अच्छा फील कराते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में रखते हैं, वो हमारे हायर फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस होते हैं. तो लो फ्रीक्वेंसी में कैसे इमोशंस रहेंगे, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेट, इनसिक्योरिटी, ये सब आपके नेगेटिव इमोशंस या लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस रहेंगे. और आपके हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस कैसे रहेंगे, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, आपका फीलिंग गुड, ये सारे कैसे रहेंगे, आपका अच्छा जो आपको फील कराते हैं इमोशंस, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस. ग्रैटिट्यूड जो कि सबसे एक हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस में ऊपर की तरफ देखा जाता है जिसको, राइट. इन फ्रीक्वेंसीज में भी इनका अपना ऑर्डर होता है. जैसे अगर हम नेगेटिव इमोशंस करें तो कुछ इमोशंस सबसे ज़्यादा नेगेटिव माने जाते हैं, कुछ इमोशंस नेगेटिव में थोड़े कम हैं. सबसे ज़्यादा वजन किसका है, गिल्ट और शेम. सबसे नेगेटिव, सबसे कम नंबर है उनके. उससे जो थोड़े बेटर इमोशंस हैं वो आपके फिर जेलसी हो सकता है. उससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो फिर वो नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है. उससे थोड़ा और ऊपर आएंगे तो फियर हो सकता है. तो इनकी अपनी अपनी रैंकिंग है. और इसी तरह से पॉजिटिव इमोशंस की भी अपनी अपनी रैंकिंग है. लेकिन हाँ, ये दो फ्रीक्वेंसीज पे इमोशंस को अगर आप समझना चाहें तो एग्जिस्ट करते हैं. वाह. तो मैं अब इमोशंस को एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से समझना चाहूँगी. दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है. एक जो लॉजिक पे चलते हैं, दूसरे जो इमोशंस पे चलते हैं. और कभी कभी इन दोनों की शादी भी हो जाती है. मोस्टली अक्सर कभी कभी नहीं, अक्सर. अगर आप एक कपल हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों में एक लॉजिक पे चलता है और एक इमोशन पे, तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में. ओके, मूविंग ऑन टू माय क्वेश्चन. तो कैसे जो इमोशनल इंसान है या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक रिश्ते को बेहतर बनाती है? आपको क्या लगता है कि रिश्तों में लॉजिक से ऊपर इमोशंस क्यों रखना चाहिए? रिश्तों में लॉजिक से ऊपर इमोशन रखना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी. अच्छा. क्योंकि ये सारी चीज़ें सिचुएशनल हैं. कभी कभी लॉजिक से आपको ज़्यादा चलना पड़ता है, कभी कभी इमोशन को ज़्यादा समझना पड़ता है. जैसा आपने कहा, दो तरह के लोग होते हैं, लॉजिकल और इमोशनल. ये दो तरह के लोग नहीं होते, हमारे अंदर ही ये दो तरह होती हैं. मैं किसी सिचुएशन में बहुत मेरा लॉजिक डोमिनेट करेगा, किसी सिचुएशन में मेरा इमोशन डोमिनेट करेगा. जैसे कि अगर मुझे कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए या मेरे परिवार में कुछ घटना ऐसी हो जाए जो किसी की डेथ हो जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो लॉजिक तो ये कहता है कि मैं अपनी पूरी बुद्धि को एक तरह कॉन्सेंट्रेट करके वो एक्शन लूँ जो एक्शन उस वक्त पे लेने चाहिए. लेकिन आप उस वक्त इमोशंस में बह जाते हो क्योंकि उस समय आपकी इमोशनल नीड और उसको रिलीज करना ज़्यादा ज़रूरी है. दैट सिचुएशन डिमांड्स यू टू क्राई. दैट सिचुएशन डजंट डिमांड कि अब जाके नेक्स्ट टास्क और उसका अगला टास्क और उसका अगला टास्क करें, राइट. वो ज़रूरी भी है लेकिन इमोशनल रिलीज भी ज़रूरी है. कुछ सिचुएशन है जहाँ पे लॉजिक बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको जैसे मानिए कि कल मेरा कोई एग्ज़ाम है ना, आई कांट बी इमोशनल कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, या मुझे डर लग रहा है. इमोशन से, फियर इज़ अ वेरी बिग इमोशन, कि मुझे डर लग रहा है कल एग्जाम है. अगर मैं इमोशन से के साथ ही जूझती रहूँ तो फिर मैं लॉजिकली वो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी जो मुझे कल अपने एग्जाम में एक्सेल करने के लिए चाहिए. ये तो हुई दो सिचुएशंस जो एक्सट्रीम अलग हैं एक दूसरे के. एक बीच की सिचुएशन होती है जहाँ पे लॉजिक और इमोशन दोनों चाहिए. एग्जाम्पल देना चाहूँ तो फ़र्ज़ कीजिए मुझे घर खरीदना है. अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे उसमें
इमोशनल भी कनेक्शन होना चाहिए, मुझे फील होना चाहिए दैट आई फील गुड बाय टेकिंग दिस डिसीजन, और ये होगा तो मेरी लाइफ में मैं ऐसा फील करूँगी, मेरे लव्ड वंस इस घर में रहेंगे, मैं इसको ऐसे सजाऊंगी. दैट इज़ इमोशनल प्लानिंग. देयर इज़ अ लॉजिकल प्लानिंग दैट हाउ विल आई सोर्स माई मनी, हाउ विल आई पुट माई मनी, क्या सही जगह पे मैं ले रही हूँ, क्या सही एरिया है, मेरे फ्यूचर प्लान्स के साथ कैसा बैठ रहा है. तो आपको दोनों चीज़ें मिलानी पड़ेगी. अगर आप सिर्फ इमोशन में जाके ले लो और किसी ऐसी जगह ले लो जो आपके फ्यूचर प्लान्स के साथ सेट नहीं हो रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि गलत हो गई. अगर आप सिर्फ लॉजिक में जाके लो और वो जगह आपको खुश नहीं बना रही है, लॉजिक कह रहा है कि तुम्हारे पास इतने ही पैसे और इसी जगह पे तुम अफोर्ड कर सकते हो और इसके बियॉन्ड नहीं पॉसिबल, और आज ही लेना है क्योंकि आज ही मुझे सिक्योर फील होगा लेने के बाद, मैं 2 साल का वेट नहीं करना चाहता हूँ. तो हो सकता है आप ऐसी जगह ले लो जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी इन दैट होम, आपका मन नहीं करता वहाँ जाने का, आपको आसपास का माहौल नहीं पसंद, आपके लिए वो ऐसे एरियाज़ नहीं जहाँ पे आपको खुद को रिक्रिएशन करना है या कुछ भी. तो ये तीनों तरह की सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में, और ये लेबल कर देना कि ये तो इमोशनल इंसान है, ये तो लॉजिकल इंसान है, आपकी लाइफ सिर्फ लॉजिक से भी नहीं चलेगी और सिर्फ इमोशन से भी नहीं चलेगी. तो हर इंसान में ये दोनों चीज़ें हैं. किस वक्त पे क्या डोमिनेट करे, किस सिचुएशन पे क्या डोमिनेट करे, ये हमें सोचना पड़ेगा. अगर जहाँ पे इमोशन की ज़रूरत है वहाँ पे मैं लॉजिक लगाते रहूँ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ मैं सिर्फ इमोशन लगाते रहूँ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. और यही कपल्स या पार्टनर्स जिनकी आप बात कर रहे थे वो हो जाता है कि एक सिचुएशन में एक इंसान को लगता है कि यहाँ पे इमोशंस ज़्यादा चाहिए, एक इंसान को लगता है लॉजिक ज़्यादा चाहिए. कैसे कि यूजुअली जैसे अगर फीमेल्स हैं, अगर वो अपने पार्टनर से कंप्लेंट करती हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन के बारे में, लेट्स से अपनी जॉब के बारे में, तो पार्टनर जो है वो लॉजिकली आंसर देने लगते हैं कि आप करियर में अगर नहीं समझ में आ रहा, ऑफिस में ऐसा माहौल है तो तुम ये कर लो, नेक्स्ट स्टेप ये छोड़ दो, ये कर लो, ये स्किल कर लो, ये कोर्स कर लो, 6 महीने बाद वहाँ जॉब कर लो. बट इस फीमेल को अभी सिर्फ इमोशनल हीलिंग चाहिए, उसको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे लिसनिंग मिल जाए तो आई विल फील नाइस अबाउट माई सिचुएशन. शायद उसको वो सिचुएशन अभी सॉल्व नहीं करनी, और अगर करनी भी है तो शायद अपने तरीके से बाद में करनी है, राइट. लेकिन क्योंकि ये जो पार्टनर है वो लॉजिक से आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छा चाहते हैं अपनी पार्टनर का, वो भी यहाँ से आ रहे हैं कि ये परेशान है तो मैं क्या अपने नॉलेज से, अपने विजडम से इनको ऐसा बता दूं जिससे ये अपनी इस करंट सिचुएशन से निकल जाए. लेकिन यहाँ पर हमें कपल्स की सिचुएशन में ये समझना होगा बहुत गहरे तौर पर कि इंसान अपनी सिचुएशन से खुद ही निकलता है, और तब ही निकलता है जब उसके लिए सही समय होता है या वो प्रिपेयर्ड होता है उस डिसीजन के लिए. तो यहाँ पर अगर आपको लगता है आप लॉजिकल ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा आप इमोशनल सपोर्ट देने की ज़्यादा कोशिश करें. अगर आपको लगता है आप इमोशनल ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लॉजिक समझने की कोशिश करें, ताकि आप दोनों एक सेम प्लेन पर आकर बात करें. ऐसा ना हो कि आप ग्राउंड फ्लोर से बात कर रही हैं और वो टॉप फ्लोर पर खड़े हैं, राइट, या वो टॉप फ्लोर से बात कर रहे हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हैं. तो फिर बात कैसे होगी, फिर तो वो चिल्लाना ही होगा. अगर आप दोनों सेम फ्लोर पे खड़े हैं तो ही तो कॉन्वर्जेशन हो पाएगा ना. अगर आप एक फ्लोर नंबर 1 पर है और 10वें फ्लोर पर है तो चिल्लाना ही पड़ेगा, राइट. सो कॉन्फ्लिक्ट होगा. चिल्लाने का मतलब क्या है, झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जो उस रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है. तो मतलब दोनों का बैलेंस ज़रूरी है. उसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि हम दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं, खुद को कैसे बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में रखना है, आज बेस्ट स्टेट ऑफ इमोशन में रखना है, वो कैसे फाइंड आउट करें. यस मैम, इसी से एक ये सवाल आता है मेरा कि लोग बहुत ही इजीली इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को चूज़ करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल डैमेज को शो करता है? तो इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर को चूज करना ये बहुत आजकल एक सेंसेशनल टॉपिक बन गया है, और लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि ही इज़ इमोशनली अनअवेलेबल, शी इज़ इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड और नॉट अवेलेबल, राइट. इसका मतलब क्या है और आप ऐसे पार्टनर्स को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? इमोशनली अनअवेलेबल का मतलब है कि जिस वक्त पे जो इमोशन एग्जिबिट करना चाहिए, जो एक्शंस उस रिलेशनशिप के अपलिफ्टमेंट के लिए अलाइंड होने चाहिए, वो नहीं है, राइट. दैट इज़ इमोशनली अनअवेलेबल, कि वो वहाँ पे इस वक्त पे मुझे चाहिए था कि वो वहाँ हो लेकिन वो वहाँ नहीं खड़े हैं. हम ऐसे पार्टनर को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि कोई ऐसी मैजिकल रेसिपी है जो हमें शायद नहीं पता, या हम शायद बेवकूफ़ हैं, बुद्धू हैं, इसलिए हम ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, या तो हमारी लाइफ की समझ नहीं है इसलिए हम ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करते हैं. बट सच्चाई ये है कि आप अट्रैक्ट वही करते हैं जो आप खुद होते हैं. तो कहीं ना कहीं आपका बीइंग का कोई ना कोई पार्ट इमोशनली डैमेज्ड है, इमोशनली हर्ट है, कुछ ऐसे पेन्स कैरी कर रहा है जो प्रोसेस नहीं हुए हैं. आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग या सबकॉन्शियस लेवल पर आप अपने आप को वर्दी ही नहीं मानते हो प्यार के. अच्छा. हाँ, आपको लगता है कि मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा, कैसे करेगा.
ये आपकी डीपर सबकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है। कॉन्शियसली तो आप यही बोल रहे हो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं जितना करती हूँ ना उतना कोई ना करे रिलेशनशिप में, लैंग्वेज आपकी ये है, लेकिन डीपर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मुझे तो प्यार मिलेगा ही नहीं, या फिर मैं इमोशनली वल्नरेबल नहीं हो सकती हूँ किसी के सामने, मैं अपने इमोशंस को शो नहीं करती हूँ। तो अगर आपके एक्शन और आपके बीइंग में ये है तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। अगर बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा कंपस है आपके खुद की तरफ कि आप खुद वैसे हो सकता है आपकी अवेयरनेस में ना हो सकता है आपको आज पता ना हो सकता है आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट्स हो जो आपको बताया कि तुम तो बहुत थ्राइव कर रहे हो लाइफ में, बट कहीं ना कहीं इमोशनली सबकॉन्शियस लेवल पर, डीपर लेवल पर क्या आपके साथ हो रहा है उसको ज़्यादा टटोलने की ज़रूरत है। तो rather than chasing an emotionally available green flag, you should become a green within. flag. Yeah, you should look within and see what is it that is not sitting right now. What is it that you need to work on? What are your deeper belief system? What is your self-talk with yourself? जब आप खुद से बात करती हैं तो आप क्या बात करती हैं? What is your emotional understanding of your emotions? आप इमोशंस में बहकर कहाँ तक बह जाती हैं, है ना? ये सब की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। यस तो इसी से मेरा एक ये सवाल आता है कि क्या इमोशंस हमें हमारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मान लो आपको एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, रोमांटिक पार्टनर चाहिए, तो सेल्फ लव करो। तो क्या ये कोई कोरिलेशन है कि जो हमें चाहिए वही हम इमोशनली मतलब फील करें? डेफिनेटली, जो आप पहले बोल रहे थे कि इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को हम क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद के लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं। हम ऐसे एक्शंस लेते हैं जिस वक्त पे मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं उस वक्त पे भागना चाहती हूँ क्योंकि मुझे हासिल करना है। तो अगर मैं खुद के लिए ही इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ अपनी नीड्स के लिए, तो फिर मैं वही अट्रैक्ट करूँगी जो मैं हूँ, राइट? आपने देखा होगा हम में से कई सारे लोग, अभी आज मेरी हेल्थ ठीक नहीं है लेकिन फिर भी कुछ करना है, मुझे टारगेट है तो वो करना है, अभी कुछ टारगेट करना है या नहीं करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है, तो मेरी प्रायोरिटीज़ मिक्स्ड है। मैं खुद के लिए इमोशनली 100% अवेयर स्टेट में नहीं होती हूँ कि किस वक्त मेरा कौन सा इमोशन या कौन सा साइड ऑफ माई बॉडी, माइंड, सोल नीड्स नरिशमेंट, राइट? तो सबसे बड़ा साइन एक इंसान का जो ये सब सुन पाता है, अपने इमोशंस को सुन पाता है, वो ये होता है कि उनको खुद को समझना, खुद से प्यार करना आता है, सेल्फ लव पता है उन्हें। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आप पैम्पर करते हो, आप आज सैलून में जाके आपने अपना हेयर कंडीशनिंग करा लिया, मास्क लगा लिया, फेशियल करा लिया, तो ये आपका सेल्फ केयर है। नो, this can be one side, one idea of self-care and pampering yourself and all of that and showing love to yourself. But self-love is something very, very deep. Self-love is understanding and honoring. एक तो होता है अंडरस्टैंड करना, एक होता है ऑनर करना। अच्छा, अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं, समझ तो आ जाता है थ्योरेटिकली कि यार इस वक्त ये ज़रूरी नहीं, ये है, लेकिन क्या आप में करेज है उसको ऑनर करने की? क्या आपके अंदर जेन्युइनली करेज है वहाँ पर पॉज लेकर उस बात को अप्लाई करने की, अपनी नॉलेज को? तो अगर आप ये कर पाते हैं तो आप डीप लेवल पर सेल्फ लव कर पाते हैं, और जब खुद को ऑनर करते हैं तो आप सामने वाला इंसान भी ऐसा ही अट्रैक्ट करते हो जो आपको ऑनर करेगा, राइट? एंड आपके बीइंग में जब सेल्फ लव होता है, जब आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस होती है, तो आप वो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने ड्रीम और उस डेस्टिनेशन से बहुत क्लोज कनेक्शन में हो। आपके और उस डेस्टिनेशन के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सपोज कीजिए, जैसे मैं भी घर का एग्जांपल ले रही थी, आपको एक घर खरीदना है। अगर आप उस ड्रीम से इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं होंगे, हो सकता है मैनिफेस्ट भी हो जाए, लेकिन आपकी वो फीलिंग, वो जिस तरह से आप उसका ख्याल रखेंगे, उसका केयर करेंगे, वो उतना नहीं होगा। जैसे कई लोग हैं, वो बहुत चीज़ें लाइफ में उनको मिल जाती है, बट आपने देखा होगा उसको उस तरह से संवार के नहीं रखते, उस तरह से उसका ख्याल करके नहीं रखते, क्योंकि कहीं इमोशनली वो उतना अटैच या उतना कनेक्टेड नहीं है उससे, बेस्ड होती है वो, या फिर जस्ट लक से मिल गया, है ना, मिल गया मुझे बस कि ठीक है, मैं अच्छा, आई वॉज अर्निंग वेल, मैंने घर खरीद लिया। लेकिन कुछ लोग हैं वो एक छोटे से प्लेस को भी इतना उसमें सोल भर देते हैं क्योंकि वो इतना इमोशनली उसके साथ कनेक्टेड हैं। और कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ है बट उसमें सोललेस, उसमें कोई सोल ही आपको नज़र नहीं आता, भाव ही नहीं नज़र आता, राइट? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे तो मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आपके पास्ट कर्म कुछ ऐसे अच्छे रहे हों जिसका फल आपको आज मिलना ही हो सकता है कि आपकी लाइफ की सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए कि आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए आपके बिना इमोशनली कनेक्ट हुए भी। लेकिन द बेस्ट वे इज़ दैट यू शुड कनेक्ट इमोशनली विद योर गोल्स
तो मैनिफेस्टेशन ईजियर हो जाता है, और जब वो पूरा होता है ना तब उसका मज़ा भी आप पूरा लेते हो, बिल्कुल, क्योंकि वो आपने एक बहुत डीपर प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, खुद को एक बहुत गहराई से समझ के उस चीज़ को अपने पास बुलाया है, उसको मैनिफेस्ट किया है। तो इसका एक कंक्लूजन एक ये भी है कि जैसे जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे कोई गोल हो, कोई पर्सन हो, तो हमारे अंदर एक इमोशनल एलिवेशन होती है। तो अगर हम वो इमोशनल स्टेट ऑलरेडी ही अचीव कर लें तो हम खुद को एक आदत डाल देते हैं कि जब वो चीज़ मुझे मिलेगी तो मैं ऐसा फील करूँगा। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं इट इमोशनल प्रिपरेशन डेफिनेटली आप कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम घर की बात कर रहे हैं या एक पार्टनर की बात कर रहे हैं, अगर आज आप लाइफ में वो हो जाएं जो संपूर्ण है, जो अबंडेंट है, जिसके पास ऑलरेडी वो सब है, तो आप जिस लेवल पे अपने आप को एलिवेट करेंगे, जिस फीलिंग को, जिस रस को आप चख लेंगे, अगर आपको उसकी आदत हो जाए तो ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी अवेलेबल है आपको मिलने ही वाला है इजीली। जैसा मैं कह रही थी कि अगर आप ये ना भी करें, शायद हो सकता है तब भी मिल जाए, लेकिन उसका मज़ा, उसका रस वो नहीं होगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फील करें कि हम ऑलरेडी अबंडेंट हैं। बहुत सारे लोग ना अबंडेंस को चेज़ करते हैं कि हाउ विल आई बिकम अबंडेंट, मेरे पास प्रोस्पेरिटी कैसे आएगी, फेम कैसे आएगा। और कुछ लोग होते हैं वो इनर इतने ड्रिवन होते हैं खुद के सेल्फ लव को लेकर कि वो सब चीज़ें ऑलरेडी फील करते हैं। एंड दिस शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ लव, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, कि मैं आज अपना ईगो में घूमता रहूँ, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कॉज करूँगा। नॉट दैट वे ऑफ सेल्फ लव, दैट्स ईगो। ज़रूरी है ये डिफरेंस को समझना सेल्फ लव और ईगो के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही थिन लाइन है और पता नहीं चलता है कब सेल्फ लव ईगो में बदल जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए आजकल आप देखोगे बहुत सारे लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी लव नहीं मिल रहा है लाइफ में, क्योंकि सेल्फ लव क्रॉस होकर ईगो की बाउंड्री पे आ गया है। जब उनसे बात करोगे तो बात करके पता चलता है कि इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ सॉफ्ट प्लेस, इट्स कमिंग फ्रॉम अ हार्श प्लेस ऑफ ईगो। तो ये जो फाइन लाइन है इन दोनों के बीच में, इसको कैसे समझेंगे? मैं आपसे जैसे कुछ देर पहले कह रही थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यही है। अच्छा। कि आप ये जो सिंपल और एक जैसी टर्म्स लगती है ना, उनके बीच के फ़र्क को समझना और उस फ़र्क को फिर मैनेज करना फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके। तो इसी से आई एम श्योर कि मेरी तरह हमारे दर्शक भी इमोशंस की न्यूरो साइंस को समझना चाहेंगे। जब हम कोई भी इमोशन फील करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटी होती है, इसको थोड़ा समझाइए। जैसा मैं शुरुआत में कह रही थी कि जो आपके इमोशंस होते हैं वो एक बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन है आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपका, राइट, जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे पैदा होता है। तो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो आपको कैसा लगता है, कौन सा इमोशन है, क्या फीलिंग आती है। इसका बायोकेमिकल लेवल वो है जो आप पूछ रहे हो कि आपके ब्रेन में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, राइट। तो आपके ब्रेन को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, वैसे 4 पार्ट्स में करते हैं, बट अगर मैं 3 पार्ट में करूं तो एक होता है आपका इमोशनल ब्रेन, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, जो पहचानता है कि कौन सा इमोशन है, क्या ट्रिगर आ रहा है, कहाँ से इमोशन आ रहा है, दैट्स कॉल्ड इमोशनल ब्रेन। देन आपका होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं, जो रीजनिंग करता है, एनालाइज करता है, समझता है चीज़ों को। एंड देन यू हैव योर हाइपोकैम्पस, जिसमें आपकी मेमोरी स्टोर्ड होती है इन इमोशंस की, कि पिछली बार जब मैंने ये इमोशन फील किया तो फिर क्या हुआ था, फिर कैसा फील हुआ था, या पिछली बार जब ये सिचुएशन आई थी तो मैंने कैसे किया था। दैट ऑल मेमोरी स्टोर्ड इन हाइपोकैम्पस। तो आपके ये तीनों एरियाज ऑफ जो माइंड है वो वर्क कर रहे होते हैं जब आपका कोई भी ट्रिगर आपके सामने पैदा होता है। कोई एक ट्रिगर आता है तो उसकी मेमोरी ट्रिगर होती है। जैसे मानिए आपके सामने एकदम से कोई शेर आया तो आपकी मेमोरी ट्रिगर होगी कि लास्ट टाइम आपको, अगर आपके सामने कोई शेर आया था। अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो सपोज कीजिए आप कुछ प्रेजेंटेशन देने गए और आप फेल हो गए। लाइफ में दोबारा वो सिचुएशन आई आपके सामने, आज एक फिर से आप प्रेजेंटेशन देने गए और फेल हो गए, और एक बार 4 साल पहले आपके पास ऐसा हुआ था। तो जैसे ही आप आज फेल होंगे आपका वो ट्रिगर हो जाएगा, राइट, और वो हाइपोकैम्पस वो मेमोरी उठा के ले आएगा आपके हिस्ट्री में से। चलो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ले आओ कि ओ उस दिन मुझे ये लगा था, मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत शर्म आई थी, मैं फिर एक कमरे में अकेले कोने में चली गई थी। या अगर उल्टा हुआ था आपके साथ कि मैंने फिर से खुद को पिकअप किया था, मैंने फिर दोबारा उस लाइन को रिपीट किया था और मैंने ये किया था। तो दिस वाज योर मेमोरी, जो उस इवेंट पे आपके पास पास्ट में जो भी स्टोर्ड है वहाँ से ले आएगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल ब्रेन फिर रीजन करेगा कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ,
कैसे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ऑल ऑफ दैट रीजनिंग इज कमिंग फ्रॉम योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड योर हाइपोकैम्पस विच इज़ द इमोशनल ब्रेन। वो आपको बताएगा कि आपको इस वक्त फील क्या हो रहा है। क्या जैसे ही आपने बोलना बंद किया उस प्रेजेंटेशन में आप या फेल हो गए तो आपको नर्वसनेस हो रही थी, आपको बॉडी में ट्रेमर्स आ रहे थे, आपको कुछ हाथ कांप रहे थे, आपको डर लग रहा था, आप कुछ खुद को लेके इनसिक्योर फील कर रहे थे, कुछ आपका ऐसा अपने बॉडी के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं थे, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन या लैंग्वेज पे कुछ कंट्रोल चला गया था, ऑल ऑफ दैट इज़ योर अमिगडाला ट्रिगरिंग यू। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये तो हो गया हमारे ब्रेन लेवल पर कैसे काम करता है। हमने कहा बायोकेमिकल, तो केमिकल क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आपके हार्मोनल लेवल पर भी इसका एक प्ले चलता है। एग्जैक्टली कि एक पर्टिकुलर इमोशन जब हम फील करते हैं एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है, वो रिलीज होना ही होगा। तभी पता चलेगा आपकी बॉडी को कि मैं ये इमोशन फील कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे जब प्यार होता है तो मुझे अच्छा लगता है। एग्जैक्टली इसीलिए क्रेविंग भी होती है जब हम एक पर्टिकुलर इमोशन फील करते हैं कि वो चीज़ मुझे वापस से फील करनी है। करेक्ट, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। अगर बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा इमोशन कौन सा है। जब मैं लव फील करती हूँ तो मेरे माइंड में जो होता है वो होता है, ब्रेन में जो होता है वो होता है, लेकिन फिजिकली भी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जिसे आप बॉन्डिंग का हार्मोन समझ सकते हैं, लव हार्मोन समझ सकते हैं। तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा मेरी बॉडी में ऐसा ऐसा फील होता है जब मुझे लव फील होता है। अब रिश्तों में डिफरेंट तरीके का लव फील होगा। जो मुझे लव अपनी माँ के लिए फील होगा वो अपने पार्टनर के लिए उस तरीके से लव फील नहीं होगा। जो अपने पार्टनर के लिए जिस तरीके से फील होगा अपने पेट के लिए उस तरीके से नहीं होगा। जैसा इन तीनों के लिए फील होगा अपने टीचर के लिए वैसा नहीं फील होगा। तो उसमें भी क्या प्ले चल रहा है इस हार्मोन का, राइट? तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी फैसिनेटिंग स्टडी ऑफ seeing how these biochemicals, neurotransmitters, hormones work in your body. Yes. तो मैम इसी से मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या हम इमोशंस को रेगुलेट भी कर सकते हैं? डेफिनेटली, और करना चाहिए। अगर हम इमोशंस को रेगुलेट ना करें तो हम हर वक्त वही करेंगे जो हमें आता है, जो हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर है। अगर एंगर होगा तो जब मुझे एंगर आएगा तो मेरा ऑटोमेटिक बिहेवियर है कि मैं चिल्लाना शुरू कर देती हूँ, मैं चीज़ें फेंकना शुरू कर देती हूँ, मैं वायलेंस पे आ जाती हूँ। अगर ये मेरा ऑटोमेटिक बिहेवियर है तो दिस नीड्स रेगुलेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि आई कांट बी लाइक दिस। दिस इज नॉट अ फंक्शनिंग अडल्ट। अगर आप एक अडल्ट हैं और आप प्रॉपरली फंक्शनिंग एक सोसाइटी में करना चाहते हैं तो दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो आपको रेगुलेट अपने इमोशन को डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर इमोशंस को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं इमोशन को और डीपली समझना चाहूँ, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहूँ, तो हम इमोशन को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो है थॉट, ख्याल आना। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, सिचुएशन ड्रिवन हो सकता है, दैट इज़ अ थॉट। सेकेंड पार्ट होता है कि ये आपको कुछ फील कराता है ये थॉट। जैसा मैंने कहा, अगर थॉट पॉजिटिव है तो आपको फीलिंग एक पॉजिटिव कराएगा, नेगेटिव है तो आपको एक नेगेटिव फीलिंग कराएगा, नेगेटिव फीलिंग में भी कौन सी नेगेटिव फीलिंग, कितनी नेगेटिव फीलिंग वो फील कराएगा। ये होता है आपको फीलिंग बेस क्या आ रहा है, थॉट के बाद फीलिंग कौन सी बन रही है। तीसरा होता है आपके बिहेवियर में कैसा दिख रहा है, कि थॉट आ गया, फीलिंग आ गई, अब वो बिहेवियर आपसे कुछ कराएगा, एक्ट कैसा कर रहे हो, कैसा आप करोगे उस सिचुएशन में। जैसे मानिए फियर आया, मुझे कोई एकदम डरावना ख्याल आया, ख्याल आ गया डर का, फीलिंग आ गई फियर की, और बिहेवियर क्या होगा, जैसा मैंने कहा फिजिटिंग होगा, फिजिकली आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, आप फाइट एंड फ्लाइट में जा सकते हैं, आपके हार्मोनल सिक्रीशंस ऐसे होंगे कि आप बायोकेमिकली बॉडी में वो प्ले हो रहा है उस इमोशन का, और फिर अंदर जो प्ले हो रहा है वो बाहर भी दिखेगा। या तो आपके हाथ कांपेंगे, या तो फिजिट करेंगे, या तो चिल्लाने लगेंगे, या तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन इमोशन डज टू यू एट द टाइम। थॉट लेवल पे आके फीलिंग में घुस के फिर आपके बिहेवियर को अल्टर करने लगता है एक इमोशन। तो मैम जैसा कि आपने बोला कि हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, तो मैं ना कुछ 5-6 इमोशंस की बात करती हूँ। आप हमें कुछ टेक्निक्स बताइए कि हम उनको कैसे रेगुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं जेलसी से। जेलसी एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है, और मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। हमें लगता है कि दूसरे लोग जेलस हैं, हम खुद की तरफ कंपस नहीं कर पाते हैं, हम अपनी वो साइड को देख ही नहीं पाते हैं या देखना नहीं चाहते हैं जो जेलस है, जो दूसरों की अचीवमेंट्स पे जेलस हो जाती है, जो दूसरों के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार रहती है, जो दूसरों का अच्छा देखकर लगता है कि अपना अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन बाद में आती है, पर उनका अच्छा देखकर अच्छा नहीं फील होता है, ये होता है।
तो अगर आपको अपनी जेलसी को आइडेंटिफाई करना है तो जेलसी को सबसे पहले जो अच्छी एक एक्सरसाइज हो सकती है जेलसी को समझने की, वो ये हो सकती है कि जिस वक्त भी आप किसी की भी सक्सेस या किसी की भी गुड न्यूज़ देखकर जो भी आप फील करते हैं ना, उसको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए एक पॉजिटिव फीलिंग में। और कैसे पॉजिटिव फीलिंग में ट्रांसफॉर्म करेंगे? मानिए आपके किसी फ्रेंड ने कोई गाड़ी ली और आपके पास अभी ऐसी नौकरी नहीं है या आप नहीं ले पा रहे हैं, या आपके किसी फ्रेंड को की शादी हो रही है और आप कुछ सालों से ट्राई कर रहे हैं, आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, तो नेचुरली एक ट्रिगर होता है कि यू नो एंड यू फील जेलस कि यू नो, और फिर आप ऐसी बातें भी बोलने लगते हैं, यू नो मैं तो इतना डिज़र्व करती थी, या ये तो इतना डिज़र्व भी नहीं करती हैं, पता है कैसी थी स्कूल में ये, और देखो इनको कितना अच्छा पार्टनर मिल गया, पता है इनको तो ये भी नहीं आता था, देखो इन्होंने ये खरीद लिया। ऐसे लोग कॉमन तौर पे बोलते हैं कि दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक, फ्रॉम प्लेस ऑफ लैक, फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अनहैप्पी फॉर द अदर पर्सन। Exactly. तो इसी मोमेंट में जस्ट कैच योर सेल्फ एंड जस्ट बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन कि चलो मुझे भी शादी करनी थी या मुझे भी एक अच्छा पार्टनर चाहिए था, लेकिन देखो इनकी हो रही कितने अच्छे से, ओ आई लव व्हाट शी इज़ वेयरिंग, ओ आई लव हाउ दिस वाइब इज। यू बिल्ड अ पॉजिटिव स्टोरी Yes. अराउंड इट, क्योंकि आपका माइंड ना स्टोरी आप क्या सुना रहे हैं और क्या आप जेन्युइनली मानते हैं उसमें फ़र्क नहीं करता है। तो जो आप स्टोरी कह रहे हैं आपके माइंड के लिए वही सच है, राइट? सो आप अपने माइंड को पॉजिटिव स्टोरी फीड करना शुरू करें। अगर आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली है, घर लिया है, सक्सेस मिली है, प्रमोशन मिला है, तो आप ये फील करें कि अरे वाह कितना सही है, ये सक्सेस कर रहे हैं, वाह ये तो कितनी अच्छी बात है, माई फ्रेंड इज़ ग्रोइंग, या जिनको भी मैं देखती हूँ ये ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी कुछ अच्छा करूँगी अपनी लाइफ में, यू नो आई शुड ऑल्सो गेट मोर फोकस्ड इन लाइफ। उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए बाय अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन। तो अप्रिसिएशन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है जब आप जेलिसी की बात करते हो तो। ठीक है, सो इसी दैट कैन से बी वन सोल्यूशन। ओके इसी से मैं सेकंड पे जाना चाहूँगी, इनसिक्योरिटी। हम ग्रो अप करते हैं जब, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हम इनसिक्योर होते हैं या फिर हमें फील करवाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? इनसिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा तो आपको एज अ मिरर देखना चाहिए। जिस भी चीज़ से आप इनसिक्योर हो रहे हो उसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आप वहाँ पे कम हो। अब ये सच भी हो सकता है और ये झूठ भी हो सकता है। ये सच हो सकता है कि आप जेन्युइनली कम हो, जैसे अगर मैं किसी बहुत अच्छे वेल ग्रूम्ड इंसान को देखकर इनसिक्योर होती हूँ, हो सकता है ये सच हो सकता है मुझे सच में अपने बॉडी जेस्चर्स अच्छे से करने ना आते हो, मुझे अच्छे से कपड़ों की समझ ना हो, पहनने की समझ ना हो, मुझे अच्छे से अपने फेशियल और अपने बेस्ट सेल्फ को रखना, ग्रूम्ड वर्जन नहीं आता हो। तो अगर ऐसा है तो आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक होता है कि नहीं आप भी वेल ग्रूम्ड है बट आप सिर्फ इनसिक्योर हैं, सिर्फ एक झूठ में आप बिलीव करते हो कि आप कम हो, आप उतने लेवल पे नहीं हो जितने पे कोई सामने वाला है, राइट? ये दो ही इसके एक, अगर इसमें कुछ भी सच है तो वहाँ पे आपके पास विंडो ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ है कि आप भी थोड़ा अपने अंदर इन्वेस्ट करें, देखें अपने आप को और अपने आप को निखारें और अपने आप को ग्रूम करें कि ठीक है मैं अपने ड्रेसिंग सेंस में ये अच्छा कर लेता हूँ, अपने बॉडी जेस्चर्स में ये अच्छा कर लेता हूँ, लैंग्वेज पे ये सीख लेता हूँ, दैट इज़ इम्प्रूविंग। और अगर आपका सब ठीक ठाक है लेकिन क्योंकि दूसरा इंसान आपको सामने दिख रहा है और आपको बस उनको देखकर ये फील करना होता है, कई लोग हम में से होते हैं कि बस इनसिक्योर फील कर रहे हैं बट उसमें सच्चाई नहीं है। कई लोग पैसों को लेके बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अच्छी गाड़ी में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, फिर भी इनसिक्योर हैं। तो इसका मतलब इट इज़ योर माइंड दैट इज़ कंडीशन टू फील इनसिक्योर। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, यू हैव टू एक्सेप्ट। दोनों सिचुएशंस में एक्सेप्ट करना है, एक में एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना है और एक में एक्सेप्ट करके अपनी सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल होना है कि वॉट एवर आई हैव इज इनफ फॉर मी एंड आई एम ओनली ग्रोइंग इट, ये फील करना, राइट? सो इनसिक्योरिटी का सबसे अच्छी एक्सरसाइज है एक्सेप्टेंस। एंगर को कैसे रेगुलेट करेंगे? एंगर जो है एक बहुत ही प्रिमिटिव रिएक्शन है हमारा, बहुत जिसे कहेंगे ना बेसिक रिएक्शन है, और एंगर सबको आता है। तो एंगर को आपको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले तो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपको एंगर क्यों आता है। जब आपको कोई सामने से कुछ ऐसा कह देता है तो एंगर आता है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की, उन्होंने मुझे उल्टा बोला तो मैं तो बोलूँगा ही, तो मुझे तो गुस्सा आएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर है। लेकिन जेन्युइनली एंगर के नीचे क्या इमोशन है, अगर आप उसको और डीपली समझना शुरू करें अपने ट्रिगर को कि ये ऐसा बोलते हैं, अगर इन्होंने मुझे गाली दी तो क्या मैं वो गाली सच में खुद पे मानता हूँ, क्या मैं सच में ये बिलीव करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ,
राइट तो आप उसको ट्रिगर को अपने आइडेंटिफाई करें। और एंगर की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जर्नलिंग। आप लिखना शुरू करें कि आपको कौन से ट्रिगर आते हैं, क्यों आते हैं, वो ट्रिगर आपको कैसा फील कराते हैं, राइट। अगर मैं आपको बोल दूं गुस्से में कि तुम बेवकूफ़ हो और मैं उस पर गुस्सा हो रही हूँ या मुझे वो फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने पिंक साड़ी पहनी है लेकिन आपने पहनी ब्लू है, तो आप थोड़ी मानने वाले, तो बोलोगे ब्लू है, राइट। आप कब मानोगे कि वो पिंक है? जब आपने पिंक पहनी होगी। लेकिन अरे ये क्या बात हुई, मैं थोड़ी मानता हूँ कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हाँ, कॉन्शियस लेवल पे आप यही समझते हैं कि आप नहीं मानते कि आप बेवकूफ़ हैं, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं उसने आपका कुछ तो छुआ है जाकर, जो हिस्सा मानता है कि शायद वो बेवकूफ़ है, कि शायद वो कम है। तो वो डीपर चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी अपने आप को लेकर। ओके, एक लास्ट की बात करते हैं, गिल्ट या शेम, इनको कैसे, आई नो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बहुत ही है। कॉम्प्लिकेटेड हाँ, इमोशंस हैं ये। या एंड गिल्ट और शेम जो है ये आपके प्राइमरी इमोशंस नहीं है। इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन, प्राइमरी इमोशंस क्या होते हैं? जो इमोशंस सिर्फ फीलिंग लेवल पर फील होते हैं, जैसे एंगर हो गया, आपका फियर हो गया, लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये आपके प्राइमरी इमोशंस हैं। गिल्ट इज़ अ सेकेंडरी इमोशन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी इमोशन भी होता है और साथ में आपके एक्सपीरियंसेस या आप जिस कल्चर में पले बड़े हैं वहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट आके जुड़ जाता है। जैसे अगर हमें गिल्ट को समझना हो तो गिल्ट क्या होता है? गिल्ट होता है अ डीप सेंस ऑफ, कब आपको गिल्टी फील होता है? जब कुछ गलत किया हो, आपने कुछ गलत किया हो या वैसा ना हो रहा हो जैसा होना चाहिए था, तो यू फील अ डीप सेंस ऑफ गिल्ट। तो गिल्ट कहाँ से आता है? गिल्ट आता है एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से, और इनसिक्योरिटी के साथ साथ आपका एक सेल्फ अवेयरनेस भी होता है वहाँ पर, क्योंकि आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, ये राइट। नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, या ऐसे होता तो वैसे होता। क्या तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरीके से इमोशन। और गिल्ट का, अगर आपको गिल्ट को मैनेज करना है तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये एक डिफ़िकल्ट इमोशन है मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स रियलिटी से आ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स मेरे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स मेरे बेस इमोशंस से आ रहे हैं, जो कि इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि इट्स नॉट एन वेरी इजी इमोशन टू मास्टर। और गिल्ट क्या है? ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग से आ रहा है। कुछ आपकी ये धारणा बनी हुई है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके लिए आप गिल्टी फील करते हैं, जैसे कि मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ। ये आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आ रहा है उस रिलेशनशिप में, कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, या वो तो इतना करते हैं मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वहाँ से आ रहा है। तो गिल्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको खुद को ना थोड़ा सा ब्रीदिंग विंडो देना पड़ेगा कि इट्स ओके। कि मुझसे अगर भी आप हो सकती है कहीं गलती। थोड़े कम या कहीं थोड़े ज़्यादा हैं तो इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत एक्शंस को रिपीट करें। इसका ये मतलब है कि आप अपने आप के लिए, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, कट योर सेल्फ सम स्लैक। थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदिंग विंडो दें और थोड़ा अपने आप को ह्यूमन माने। क्योंकि जब हम गिल्ट में घुस जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम कोई सुपर ह्यूमन है जिससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक्स हमें अलाउड नहीं है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अपने आप को गलती हो गई मुझसे, वो समझने का मौका दें। और कहीं ना कहीं गिल्ट इज ऑल्सो एक साइन होता है गुड हार्ट का, पता नहीं मैं ऐसा बिलीव हाँ, करती हूँ डेफिनेटली। कि अगर आप ऑनेस्ट हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यू आर मैच्योर। I genuinely feel that this world is a difficult place for good people in a way that they only feel all these things. Yes. जो थोड़े लोग ये इमोशंस नहीं फील कर पाते, उनके लिए तो उनको लाइफ फर्क आसान नहीं है, पड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो थोड़ी आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है जब आप ज्यादा वो लोग समझते हैं ब्लेम चीजों गेम को। करके मूव ऑन हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हर चीज का अपना फायदा ना, वो उस टाइम पे तो मूव ऑन हो जाते हैं, बट बाद में अटक जाते हैं कहीं ना कहीं बिगर सिचुएशंस ऑफ लाइफ में। और आप अभी अटक रहे हैं, लेकिन बाद के लिए आप रेजिलियंस डेवलप करते हैं, आप कंपैशन डेवलप करते हैं, आप एम्पैथी डेवलप करते हैं, आप एक स्ट्रॉन्गर होलसम बीइंग बनते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जर्नी है। तो गिल्ट को, जैसा हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ गिल्ट और शेम को समझने की, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू फील दैट इमोशन फर्स्ट, कि ठीक है आपसे गलती हो सकती है। आइडिया ऑफ परफेक्शन को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर आप गिल्ट को मैनेज करना चाहते हैं या शेम को समझना चाहते हैं। बिकॉज शेम एंड गिल्ट विल टेल यू दैट इफ़ यू डिविएट फ्रॉम परफेक्शन यू आर जस्ट अनवर्दी। तुम्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए, तुम कुछ डिजर्व नहीं करते, तुमसे सब छिन जाना चाहिए क्योंकि तुम परफेक्ट नहीं हो। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शंस विद इन योर सेल्फ एंड इन अदर्स। सबसे पहले अपने अंदर। जब आप खुद के अंदर करते हो तो ही आप दूसरों की इम्परफेक्शन को भी रिस्पेक्टफुली समझ पाते हो।
एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट कर पाते हो। तो गिल्ट के लिए आपको सबसे पहले खुद को अलाउ करना पड़ेगा ये सब फील करने के लिए, इम्परफेक्शन को समझने के लिए। और जब आप वो एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे, एक्नॉलेजमेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो धीरे 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 यू विल स्टार्ट वर्किंग एंड अटैकिंग योर गिल्ट। अब थोड़ा पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं। कभी कभी ना पॉजिटिव इमोशंस भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं हमारे लिए, जैसे लव, हैप्पीनेस, जॉय। तो जब ये इमोशंस ओवरवेलमिंग हो जाएं तो इन्हें कैसे रेगुलेट करें? सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी इमोशन ना पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। आउटर तौर पे कुछ इमोशंस जो हम कह रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी, उन्हें पॉजिटिव कह सकते हैं, और जो हमें नेगेटिव फील कराते हैं, लो फ्रीक्वेंसी जिन्हें हम कह रहे हैं, उन्हें नेगेटिव कह सकते हैं। लेकिन हर इमोशन का आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हर इमोशन का एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। जेलसी का भी एक पॉजिटिव साइड है। क्या कि जेलसी आपको बता रहा है कि कौन सी चीज़ आपके चाहिए, आपको चाहिए, या फिर आज आपकी पोटेंशियल के बाहर है, तो आप उस पर काम कर लो। अगर आपको किसी के फर्स्ट आने से जेलसी हो रही है, इसका मतलब आप फर्स्ट नहीं आ रहे, इसीलिए आपको हो रही है। हालांकि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो फर्स्ट भी आते हैं, उन्हें फिर भी दूसरे से जेलसी होती है, वो भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन अमूमन तौर पर आपको जेलसी हो रही है, इसका मतलब आपके पास आज वो चीज़ नहीं है, आपके पोटेंशियल से नहीं है, या आप डिज़ायर रखते हैं उस चीज़ की। तो आपको विंडो दिखाता है कि आप उस पर काम करें और अपने आप को बेटर वर्जन बनाएं अपना। और नेगेटिव साइड क्या है जेलसी का, कि आप उल्टा बोलना शुरू कर दें, उनके बारे में गॉसिप करना शुरू कर दें, उनको अपनी नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजना शुरू कर दें। तो जेलसी कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। मोस्टली नेगेटिव इमोशंस आपको नेगेटिव इसलिए लगते हैं क्योंकि वो आपको खुद के ऊपर काम करवाना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत लगती है और जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, तो हम उन्हें कहते हैं नेगेटिव है। चलो ह्यूमन हूँ मैं, फ्लॉ तो है मेरे अंदर, नेगेटिव इमोशंस कभी कभी आते हैं, साइड पे कर दो। No, but take your negative emotions as an indicator to change something deeper within yourself. Right? आपने कहा पॉजिटिव इमोशंस को कैसे मैनेज करें। अब जैसे लव का इमोशन है, लव कैन बी पॉजिटिव, लव इज़ पॉजिटिव, आपको अच्छा फील कराता है, आप केयर करते हैं उनके लिए, जो उनको पसंद होगा या आपको पसंद होगा आप वो चीज़ें करेंगे, दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लव। नेगेटिव कैसे हो जाता है, अगर एक मदर अपने बच्चे को ज़्यादा लव करे या एक लिमिट के बियॉन्ड जाके करें, तो वो उनकी गलतियाँ देखना और दिखाना बंद कर देंगी, उनकी बातों को छुपाना शुरू कर देंगी आउट ऑफ लव, उनको चीज़ें ज़्यादा देना शुरू कर देंगी। तो ये आपके एक्ट्स क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को आगे एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहने के लायक नहीं बना रहे, क्योंकि वहाँ पे कोई उसको आकर ज़्यादा नहीं देने वाला। राइट? नोबडी इज़ गोइंग टू मदर दैट किड एनी मोर। तो आप ज़्यादा करके आपको ऐसा लगता है कि बच्चा को मैं ज़्यादा कंफर्ट दे रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, बच्चे को अच्छा लग रहा है कंफर्ट मिलके, बट इवेंचुअली इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड दैट किड इज़ गोइंग टू फेल। उसको बहुत मुश्किल होगा कोप करने के लिए, क्योंकि उसको तो लगता है मुझे मिलना चाहिए सब कुछ। ऐसे बच्चे एंटाइटल्ड भी फील करना शुरू करते हैं। तो दैट इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ लव। तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ये वाला जो इमोशंस है, इनको भी मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस चीज़ से डिटैच हो जाएं जो आपको वो फील करा रहा है, कि आपको जैसे अपने बच्चे के लिए ज़्यादा करने में आपको खुशी मिल रही है, ये सेल्फिश है। आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं अपने बच्चे को कंफर्ट देती हूँ, उसके लिए इजी करती हूँ चीज़ें, उसको ऐसे टॉयज़ ला के देती हूँ, उसको खाने में जो पसंद है वो देती हूँ, तो आपको अच्छा फील होता है इसलिए आप कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वन साइड ऑफ इट। और आप क्या करते हो, उसको अच्छा फील होता है इसलिए मैं कर रही हूँ, दैट इज़ हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ तो इसकी आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो आप अपनी अच्छे की फीलिंग कहीं और से ड्रॉ करें, ना कि सिर्फ यहाँ से कि वो बच्चे के लिए आगे चल के डिफ़िकल्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं समझना कि मैं जो इतना ज़्यादा कर रहा हूँ ये किस लिए कर रहा हूँ, इसका उस इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा, इसका मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होगा। जब आप उसके डीपर मीनिंग को और एक बिगर रियलिटी, बिगर पिक्चर को बनाने लगते हैं, तो आपको समझ आता है कि कितना करना चाहिए और कितना अगेंस्ट हो रहा है। तो जैसा कि अब हमने ओवरवेलमिंग इमोशंस की बात की, अब मैं सप्रेस्ड इमोशंस की बात करना चाहूँगी। ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारी डिजीज़ का रूट कॉज होता है एक सप्रेस्ड इमोशन। जैसे थायराइड की बात करते हैं तो बोलते हैं कि वो जिन लोगों को थायराइड होता है उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, डिजीज़ और सप्रेस्ड इमोशंस? मैं डेफिनेटली ऐसा मानती हूँ कि सप्रेस्ड इमोशंस और आपकी डिजीज़ेज़ में एक बहुत क्लोज कनेक्शन है, और अब इसे धीरे धीरे साइंस भी अनकवर करती जा रही है। जैसे हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां, जिसमें कैंसर आप बोलिए, जिसमें आप गट रिलेटेड इश्यूज़ बोलिए, जिसमें आप बोन रिलेटेड इश्यूज़ बोलिए, इन सब का कॉज कहीं ना कहीं स्ट्रेस, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी। ये सब क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी? दीज आर मिसमैनेज्ड इमोशंस एंड मिसमैनेज्ड सिचुएशंस इन योर लाइफ।
तो कहीं ना कहीं जो आपने मिसमैनेज किया या जिसको सप्रेस किया या जिसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, वही है जो आकर आपकी डिजीज़ का रूप ले रहा है। यस है ना। ये इमोशंस जब होते हैं, जब आप इनको स्टोर करने लगते हैं, अंदर दबाने लगते हैं, घोटने लगते हैं, तो ये आपके माइंड में मैनिफेस्टेशन होते हैं एज मेंटल हेल्थ इश्यूज़। एंग्जाइटी बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, सैडनेस बन जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारे अलग अलग इसके फॉर्म्स हैं जो मेडिकली भी हो जाते हैं, राइट, क्योंकि आप सप्रेस कर रहे हैं चीज़ों को। फिजिकली ये कैसे मैनिफेस्ट करता है, आपको बॉडी में दर्द होने लगेंगे, जोड़ों में दर्द होने लगेंगे, आपको फिजिकली कहीं पे हैवी फील होने लगेगा, आपको एक तरह से भारीपन महसूस होगा अपनी बॉडी में, और धीरे धीरे यही भारीपन, ब्लॉकेजेस, दर्द जाकर बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर हम उस इमोशन पे काम करें तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ भी क्योर होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं? देखिए, डिज़ीज़ क्योर होने के चांस हो जाना या नहीं हो जाना बोलने के लिए तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि जब अगर आप एक अपने इमोशन को रिलीज़ करने पे काम करते हैं ना, तो आपकी जर्नी ऑफ हैंडलिंग दैट डिजीज़ बहुत आसान हो जाती है ना। जैसे कोई लोग हैं अपने अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, जब वो अपने गुस्से को रिलीज़ करना शुरू करते हैं तो दे स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ ईजीनेस इन देयर लाइफ। बहुत सारा, जैसे कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंगर को अपने अंदर सप्रेस करके रखो तो आपके जॉइंट्स में जो पेन होता है वो होना शुरू होता है। एंगर मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज जॉइंट पेन। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने एंगर को मैनेज करना सीख लिया तो जॉइंट पेन गायब हो जाएंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऑफ दैट पेन विल डेफिनेटली कम डाउन। जो आपको पेन 0 से 100 के स्केल पे 90 लगता था, 80 लगता था, वो डेफिनेटली आपका 40-30 हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसको मैनेज करना सीखते हैं तो कुछ ऐसा, जैसा हम पहले बायोकेमिकल्स की बात कर रहे थे, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, वो कुछ इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होंगे दैट द इम्पैक्ट ऑफ दैट पेन विल नॉट बी एज सीवियर एज इट फील्स राइट नाउ। तो अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसकी हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे, और आई नो इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, इसीलिए मैं इसको बाद में इस टॉपिक पर बात करना चाह रही थी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें समझाइए, क्या इमोशनली इंटेलिजेंट लोग दूसरों से वाइजर होते हैं, और क्यों सबको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए? सबको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं एक तरह से डिफ़ाइन करूँ सिंपलर तरीक़ों से जो ऑडियंसेस को समझ में आ पाए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड देन एक्सप्रेस योर इमोशंस। कि आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, मतलब समझते कैसे हैं। समझने के बाद सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है कि मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे तो जेलसी होती है, या मैं तो बहुत लव करता हूँ। समझना ज़रूरी नहीं, उसको मैनेज करना ज़रूरी है कि अगर मुझे जेलसी होती है तो उसे मैनेज कैसे करना है। मैं लव में बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कर देता हूँ तो उसे मैनेज करना कैसे ज़रूरी है। एंगर को मैनेज कैसे करना ज़रूरी है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ एक्सप्रेस करना। एक हेल्दी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, एंगर का हेल्दी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो सपोज़ कीजिए कि आप किसी टीम मीटिंग में हैं और आपको बहुत एंगर आ रहा है, किसी बात से आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है, आप चिल्लाने लगें। एक तरीका क्या हो सकता है, आप बिल्कुल शट डाउन हो जाएं। अब जो लोग कहते हैं ना, मैं तो बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, मुझे तो किसी से फिर कुछ बात ही नहीं करनी है, आई जस्ट गो इन टू माई ओन शेल। इवन दैट इज़ नॉट हेल्दी। दिखने में ऐसा लग सकता है कि शोर नहीं हो रहा है, हल्ला नहीं हो रहा है, शांति है, बट दैट इज़ नॉट रियल शांति, है ना। तो ये दो तरह के एक्सप्रेशंस दोनों ही ठीक नहीं है। एक इसका मिड ग्राउंड एक्सप्रेशन हो सकता है, दैट इज़ अ बैलेंस एक्सप्रेशन। वो कैसा दिखेगा कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि क्योंकि आपने इस टीम मीटिंग में ऐसा 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 कहा या ये बात कही, तो इससे मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है और हमें लगता है कि हमारी कंपनी के विजन के लिए ऐसे ऐसे आउटकम्स नहीं हो पाएंगे। तो जब इसको आप ऑब्जेक्टिवली रखते हैं, अपनी बात को, अपने इमोशन को खोलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ अ बेटर वे टू काइंड ऑफ एक्सप्रेस योर इमोशन। ना कि चिल्लाना या ना कि उसको सप्रेस कर देना और कुछ बोलना ही नहीं। बीच की बात, एक बैलेंस तरीका उसको निखारने का, एंड दैट बैलेंस तरीका इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। और आप जैसे कह रहे थे कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंट लोग वाइजर होते हैं? हाँ, डेफिनेटली होते हैं। अगर आप समझदारी और बीच का रास्ता चुनना जानते हैं तो डेफिनेटली आप वाइजर होंगे। आप उस सिचुएशन में जो आपका इमोशन ऑटोमेटिक बिहेवियर आपसे करा रहा है कि गुस्सा आ गया तो बस फैल जाओ, या फिर बिल्कुल सप्रेस कर लो अपने आप को, कुछ नहीं बोलना है क्योंकि बस ना बोलना ही सही है। हमने कई चीज़ें सीखी होती है अपनी कंडीशनिंग में कि नहीं बोलना सही होता है, चुप रहना सही होता है, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग गुड टू से देन कीप शट। ये सब चीज़ें हमने सीखी होती हैं, उस वजह से आप सप्रेस कर लेते हो, राइट। लेकिन बैलेंस तरीका क्या है, दैट यू एक्सप्रेस इट इन अ हेल्दी वे, ताकि आप
ने कम्युनिकेट भी किया, आपके अंदर से वो बाहर भी आया, एंड जो सामने इंसान है उसको भी क्लियर स्टेटमेंट मिला जिस पे उन्हें काम करना है या जिस पे उन्हें आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। तो एक गिव एंड टेक हो रहा है, आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इमोशनल इंटेलिजेंस टीचर्स यू टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग। यस, तो कुछ टेक्निक्स बताइए मैम जिनसे लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जैसा मैं पहले से ही बात कर रही थी कि हमने काफ़ी सारी टेक्निक्स डिफरेंट इमोशंस में जो डिकोड की, उन्हीं में से कुछ टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक तो जो मैं देना चाहूँगी वो होगी सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं इसको। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए, आप टच में होने चाहिए अपने आप के, कि इस वक्त पे आप क्या फील कर रहे हैं, कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, किस डिग्री में फील कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इज बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट, इस वक्त पर, पार्ट ऑफ इट, राइट, कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, ये मेरा परमानेंट स्टेट नहीं है ना। जैसे इमोशन की बात करें, अच्छा इसका भी बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कि इमोशन जो आपका होता है वो आपका कुछ ही सेकंड के लिए लास्ट करता है, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। फीलिंग जो होती है वो कुछ दिनों तक भी लास्ट कर सकती है, और जो मूड होता है वो एक परमानेंट स्टेट बन जाता है उस इमोशन का। कई लोग आपने देखा होगा ना, इनका तो मूड ही ऐसा रहता है, हमेशा ही गुस्सा रहते हैं, और कुछ लोग हमेशा ही हैप्पी रहते हैं, तो वो उनका मूड परमानेंट स्टेट बन जाती है। इमोशन इतना प्रैक्टिस हो गया है ओवर टाइम, इतनी रिहर्सल हो गई है उसकी कि वो मूड उसका पर्सनालिटी टाइप बन गया है, राइट। तो ये इमोशंस के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे टेक्निक्स की, तो सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस तो बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं। अब सेल्फ अवेयर और माइंडफुल होने की क्या टेक्निक्स हो सकती हैं? जर्नलिंग एक उसकी टेक्निक हो सकती है कि आप लिख कर अवेयरनेस में लाना शुरू करें। आप जब लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलने लग जाती है। जब आप लिखते हैं कि जब मैं एंग्री होता हूँ तो मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मेरा ये करने का मन करता है, ये करने का मन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा समझ रहे हैं खुद को, राइट। और फिर अब वहाँ से वो जर्नी तय करते हैं कि चलो मुझे ऐसा फील होता है या ऐसा फील नहीं होता, लेकिन सही क्या होगा मेरे लिए। फिर आप उस गैप को भरने की कोशिश करते हैं और सही की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो जर्नलिंग बहुत एक अच्छा टूल हो सकता है। जितना आप जर्नल करेंगे, लिखेंगे, उतना आप सेल्फ अवेयर और माइंडफुलनेस की तरफ आ सकते हैं। और टूल क्या हो सकते हैं? आप थोड़ा ध्यान में बैठ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चित्र चलते हैं माइंड में। जैसे ही आप आंखें बंद करो, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, रैंडम, जिसका कोई आपकी लाइफ से वास्ता नहीं, वो भी सीन आ रहा है आपके सामने। तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा वहाँ पे अवेयर होना शुरू होते हो कि मेरा माइंड कितना ज़्यादा चलता है, किस तरह से चलता है, एंड देन आप उसको उस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हो जहाँ पे जो आपके लिए ठीक है, राइट। सो मेडिटेशन से बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको अपनी लाइफ में कि आपको किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए। और इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा टूल मेडिटेशन भी है। इमोशनली और इंटेलिजेंट होने के तरीकों में से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी एक तरीका हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट एक तरीका हो सकता है, अफर्मेशन एक्सरसाइजेस हो सकती हैं जिनके थ्रू आप खुद को समझने की और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और लोगों को समझना भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। एक और एक्सरसाइज में अगर बोलूँ तो एम्पैथी, कि हम खुद क्या हैं और जो सामने वाला इंसान है अगर वो भी उस सिचुएशन हो तो वो कैसे होंगे, उनको वो समझ पैदा कर पाना भी ज़रूरी है। तो कंपैशन एक्सरसाइजेज, एम्पैथी एक्सरसाइजेज, एक्नॉलेजमेंट एक्सरसाइजेज, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, और साथ ही साथ सामने वाला जो इंसान है उसके इमोशंस को भी समझने के लिए। आई थिंक स्पेसिफिकली एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जो बहुत एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट ही मिलते हैं। तभी तो उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, वो खुद को सामने वाले की स्टेट में रखकर देख पा रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये बहुत आसान है कि सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, उन्होंने ऐसा किया तो मेरा ऐसा करना जस्टिफाइड है, बोलना। लेकिन ये उस समय महसूस कर पाना कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, या उनके साथ ये हुआ, या आज उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये समझ पाना एक बहुत ही अवेयर इंसान कर पाएगा, जो इमोशनली अवेयर होगा। तो एम्पैथी, वल्नरेबिलिटी, कंपैशन, ये क्वालिटीज़ हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान की। तो मैम, मैं अब एक स्टीरियोटाइप की बात करना चाहूँगी। औरतों को ज़्यादा इमोशनल माना जाता है, इमोशंस को फेमिनिटी से कंपेयर किया जाता है, जबकि मेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमोशनल ना हो। अगर कोई आदमी ज़्यादा अपने इमोशंस दिखा रहा है तो नो मैटर आप कितने भी लिबरल बन जाओ, कहीं ना कहीं सोचते हो कि ये एक साइन है वीकनेस का, क्योंकि मेन को एसोसिएट किया जाता है मैस्कुलिन अग्रेशन के साथ और विल पावर के साथ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि
इमोशंस और विमेन का ये जो कनेक्शन है और जो हिपोक्रेसी है इसके अराउंड कि मेन इमोशनल नहीं हो सकते, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? विमेन ज़्यादा इमोशनल होती हैं और मेन कम इमोशनल होते हैं, ये ट्रू नहीं है। वुमेन ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव होती हैं, ये ट्रू है ज़रूर। मेन उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं क्योंकि सोसाइटल कंडीशनिंग। वुमेन को सोसाइटी एक तरीके से एक्सेप्ट करती है। अगर वुमेन रोती हैं, अपने इमोशंस को दिखाती हैं, इमोशंस के बारे में बात करती हैं, सॉल्यूशंस चाहती हैं, डिस्कशंस करती हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, क्योंकि इमोशंस कहीं ना कहीं एक बहुत वल्नरेबल स्पेस से आते हैं और वल्नरेबिलिटी को आप सॉफ्टनेस से कनेक्ट करते हो, सॉफ्टनेस को आप फेमिनिटी से कनेक्ट करते हो। तो वुमेन जब वो दिखाती हैं तो उनका नेचुरल ट्रेट माना जाता है। जब मेन इमोशन दिखाते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कि वो इमोशंस नहीं होते हैं उनके अंदर, इमोशंस होते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस इट, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। सेम रीज़न, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस करते हो तो आप वल्नरेबिलिटी दिखा रहे हो, आप सॉफ्टनेस दिखा रहे हो, एंड मैन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट, मैन इज एक्सपेक्टेड टू बी सॉलिड, हार्ड, क्लियर, लीडर, डिसीजन मेकर, स्टोइक। ये मेन की क्वालिटीज हैं जो रिलेट करते हैं, राइट? तो अगर एक आदमी इमोशन दिखाता है और सॉफ्ट होता है तो ये तो फेमिनिन एनर्जी है, तो ये फेमिनिटी दिखा रहा है अपनी। दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। इसीलिए इट्स सच एन आयरनी विद मेन कि वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है समाज मुझे ऐसे देखेगा। एंड इस सिचुएशन में आयरनी पता क्या है, वुमेन जो होती है ना वो ऐसे ही मेन को डिजायर करती हैं जो इमोशनली, वो डिजायर ऐसे मेन को करती हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाता है इसका मतलब है कि वो इंसान से पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर समझिए हम दोनों दोस्त हैं और आप कभी इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं करती हैं और सिर्फ मैं करती हूँ, तो क्या मैं आपको ट्रस्ट कर पाऊंगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल भी नहीं। हमारे खुद के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जहाँ हम बोलते हैं कि उससे शेयरिंग नहीं हो पाती है क्योंकि शी डजंट एक्सप्रेस। जो फीमेल्स नहीं करती हैं एक्सप्रेस अपने आप को रिलेशनशिप में, उनके लिए भी ऐसा कहा जाता है, राइट? तो जब आप एक्सप्रेस करते हो अपना इमोशन तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। जब आप वल्नरेबिलिटी दिखाते हो, अपनी सॉफ्टनेस दिखाते हो, तो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, एम्पैथी बिल्ड करते हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करते हो। और जब आप ये सब नहीं दिखाते तो ये सब बिल्ड नहीं हो पाता है, राइट? तो इसीलिए जो वुमेन होती हैं वो डिजायर करती हैं ऐसा मैन कि जो इमोशनली एक्सप्रेस करना जानता हो खुद को। एंड दैट इज द आयरनी विद मेन, दैट द वेरी ट्रेट that we desire them for is something that we punish them for. Exactly. It is so ironical, but that's so true in the society that we live in. Men who don't express their emotions are not strong, but they're disconnected. Yes, वो आपके साथ रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो डिसकनेक्टेड होते हैं क्योंकि वो खुद के साथ ही अपने एक्सप्रेशन के लेवल पे कनेक्टेड नहीं है। वो खुद अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं जी पाते हैं, जैसा उन्हें उस वक्त फील करना है, उस वक्त हंसना है, रोना है, इमोशन को जैसे फील करना है, एक्सप्रेस करना है, नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना है सोसाइटी का। और उस प्रेशर की वजह से वो कंडीशन ऐसे हो गए कि अब उन्हें भी ये सच्चाई लगती है, उन्हें भी लगता है कि अब एक्सप्रेस करना क्या होता है, इट्स नॉट अलाउड ओनली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई, जैसे ऑफिस में बोलते हैं KRAs, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माई KRA, आई कांट डू इट, है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मैम ये कह सकते हैं कि इमोशंस हमारी सोल की ऑथेंटिसिटी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, हमारा जो डीपर सेल्फ है, जो हम ट्रूली फील करते हैं, उसको दिखाने का तरीका आपके इमोशंस हैं। एंड इट्स सो अनफेयर कि मेन ये नहीं कर सकते, मोस्टली एटलीस्ट, क्योंकि वो कंडीशन ही ऐसे किया जाता है उन्हें। अब सोसाइटी थोड़ा बहुत चेंज हो रही है, अब थोड़ा सा हम स्पेस बना रहे हैं फॉर मेन टू शो देयर इमोशंस, एंड आई रियली होप दैट मेन कम एंड क्लेम दैट स्पेस एंड रियली शो देयर इमोशन। द मेन हु आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड टुडे, कि हमारे फादर नहीं शो करते थे, हमने ऐसा देखा है, सोसाइटी ऐसी है, प्लीज़ उसको ब्रेक करके आप वो जगह को क्लेम करो जो आज आपके लिए बनाने की कोशिश हो रही है कि आप इमोशनल हो सकते हो। तो प्लीज कम एंड टेक दैट स्पेस एंड बी इमोशनल सो दैट इट बिकम्स अ न्यू नॉर्मल, दैट men can also be emotionally expressive. Yes. तो मैम मैं इस पॉडकास्ट को इस चीज़ के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कि इमोशंस बहुत ही पावरफुल टूल हैं खुद से कनेक्ट करने का। तो आप हमारे दर्शकों को जाते जाते ये बताइए कि क्यों हम सबको इमोशनली अवेयर होना चाहिए, क्यों हमें खुद से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करना चाहिए, और क्यों इट्स फाइन टू बी इमोशनल। आपको खुद से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इसलिए करना चाहिए ताकि आप जो हैं आपको उसकी समझ पैदा हो। अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप
अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, कितना सोचते हैं, इस सब से कनेक्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आज के बारे में पूरी क्लैरिटी और पूरी जानकारी नहीं है। और अगर आपके पास आज की पूरी जानकारी नहीं है और हम सभी अपनी बेस्ट लाइफ बनाना चाहते हैं, हम सभी अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी बेस्ट लाइफ तक जाने का रास्ता कैसे मिलेगा? आपका रास्ता आपके आज से ही इवॉल्व होगा। अगर आपका आज कन्फ्यूजन में है, आज फुली एक्सप्रेस नहीं है, आज ऑथेंटिक वर्जन नहीं है, तो कैसे आप जा पाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? तो इसीलिए आपको खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद को डीपली समझ के वहाँ चले जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम लाइफ है, आपकी बेस्ट लाइफ है ना? आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर पाएँ, इसलिए आपको इमोशनली अवेयर, इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। आप वो पार्टनर्स चूज़ कर पाएँ, आप वो करियर्स चूज़ कर पाएँ, आप वो इन्वेस्टमेंट्स कर पाएँ, आप वो डिसीजंस ले पाएँ जो आप अपने लिए बेस्ट समझते हैं। ये डिसीजंस हो सकता है आप अपने आज की समझ के बिना भी लें, लेकिन फिर आगे जाके वो डिसीजंस पेन देने लगते हैं। यस। आज की गहरी समझ से आते हैं, खुद की डीपली और गहरी समझ से आते हैं, अपने इमोशंस की डीप समझ से आते हैं, तो फिर आप वही चुनते हैं जो आपके लिए सही है। अगर मैं अपने इमोशंस की और डीपली समझती हूँ, तो मुझे गहरी समझ पैदा होती है कि मुझे अपने लिए कैसा पार्टनर चाहिए, विच इज़ अ वेरी बिग डिसीजन इन योर लाइफ। लेकिन मैं खुद से कनेक्टेड ही नहीं हूँ, मैं टॉल डार्क हैंडसम के पीछे ही भाग रही हूँ या जो भी सोसाइटी ने डेफिनेशन दे दी कि इतने का पैकेज होना चाहिए, ऐसी नौकरी होनी चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, ऐसा घर, वट एवर दैट टॉल डार्क हैंडसम फॉर इंडिविजुअल पीपल मीन्स, उसके पीछे ही भाग रही हूँ, तो फिर मैं हो सकता है अट्रैक्ट भी कर लूँ, बट विल आई बी हैप्पी? My happiness will depend on what my inner being truly aligns with, Yes. what I am connected to, right? So it is very important to connect with your emotions. वाओ, थैंक यू सो मच मैम इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। ये सब बातचीत करते करते मैंने खुद को बहुत ही इमोशनल लेवल पे अच्छे से जान लिया, आई एम श्योर, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी आज का ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इमोशनली अवेयर हो, और स्पीकिंग ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।